हेलो फ्रेंड्स, मिल्लत आईएएस में आप सभी का वेलकम है। करंट अफेयर्स के एमसीक्यू के सेशन 16 में मैं कनीज़ फातिमा आप सभी का वेलकम करती हूँ। जो नए व्यूवर्स हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम आज अपने 16 सेशन में हैं फ्रेंड्स। हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है और बेसिक और करंट जोड़ करके जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं उस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को दिखाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ आप हमारे सेशन को लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें, कमेंट में अपने सजेशंस दें और शेयर करना ना भूलें। आइए हम लोग आज अपना 16 सेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट आवर सेशन। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये हिस्ट्री का फ्रेंड्स बेसिक क्वेश्चन है। बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा वर्ष 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स ने की थी। ब्रिटिश कालीन भारत में जन प्रशासन या फिर लोक प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी थी। लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित थे। कौन सा कथन सही है हमें बताना है। केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक दो और तीन। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हम लोगों को मॉडर्न हिस्ट्री अच्छे से पढ़ना होता है। उसमें गवर्नर जनरल, उसमें वॉइस रॉय और सारे जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनके बारे में जानकारी हासिल होना बहुत ज़रूरी है। ये बेसिक है फ्रेंड्स और ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए ये 3 है, डी है, ऑल आर करेक्ट। ब्रिटिश कालीन भारत में प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत वॉरेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम वर्ष 1772 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश अनुसार बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति की घोषणा की और राजकीय कोषागार का स्थानांतरण मुर्शिदाबाद से कलकत्ता कर दिया था। तो कथन 1 बिल्कुल सही है। रुकिए फ्रेंड्स, एक मिनट कलर चेंज कर लें थोड़ा आज हम लोग। भारत में सिविल सेवा की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स। देखिए ये हमेशा याद रखें फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी है। वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में उन्होंने बहुत सारे रिफॉर्म और ये जैसे हो गया द्वैध शासन या फिर सिविल सेवा में की नींव रखना, ये सब काम उन्होंने किए हैं, द्वारा रखी गई थी। किंतु बाद में देखिए चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा इसमें अधिक सुधार किए गए, बट नींव रखी थी वॉरेन हेस्टिंग्स ने, ये याद रखेंगे उन्हें। इसलिए और चार्ल्स कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवाओं के पिता, फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया के रूप में जाना जाता है। जाना इन्हें जाता है, लेकिन जो वॉरेन हेस्टिंग्स है उन्होंने नींव रखी थी। अतः ब्रिटिश कालीन भारत में प्रसन्निधाबद्ध, ठीक है, सिविल सेवा या फिर लोक सेवा का सृजन चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। तो ये दूसरा भी सही है। ऑप्शन में हमारा था दूसरा, ब्रिटिश कालीन भारत में जन प्रशासन या लोक प्रशासन की नींव वॉरेन हेस्टिंग्स ने रखी थी। देखिए बिल्कुल सही है। और किंतु बाद में चार्ल्स कॉर्नवालिस द्वारा इसमें अधिक सुधार किए गए, इसलिए उन्हें फादर ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ इंडिया अगर कहेंगे तो वो चार्ल्स कॉर्नवालिस होंगे, और नींव किसने रखा था तो वो वॉरेन हेस्टिंग्स होंगे। ये याद रखेंगे फ्रेंड्स, ओके। कॉर्नवालिस के समय में न्यायिक सुधारों, फौजदारी कानून में सुधारों, पुलिस सुधार, कर संबंधी सुधार, व्यापारिक सुधार से जन प्रशासन की नींव पड़ी। देखिए जो भी जनता के लिए जो सही काम है वो ये सब थे जो कॉर्नवालिस ने किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस के न्यायिक सुधार, जिन्हें वर्ष 1793 में अंतिम रूप देकर कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत किया गया था, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत पर आधारित है। कॉर्नवालिस संहिता के नाम पर कहा गया और उसे शक्तियों के सिद्धांत पृथक्करण मतलब स्टेट का स्टेट और सेंट्रल का सेंट्रल, इस तरह से जो शक्तियों का हस्तांतरण या पृथक्करण अलग अलग करना होता है उसका सिद्धांत पर आधारित था। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भी बिल्कुल बेसिक है और सिंपल क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है या फिर नदियां हैं। ओके, दिबांग, कमेंग, सुबनसिरी। निम्नलिखित कूट में से प्रयोग करके सही उत्तर देना है। 1 और 3, 1 2 3, 3 और 1 2। तो देखिए फ्रेंड्स, दिबांग तो 100% है, सुबनसिरी भी 100%। अगर आपको कमिंग के बारे में नहीं पता है तो देखिए, क्योंकि 1 और 3 ऑप्शन में है तो गलती हो सकती है, लेकिन कमिंग भी है इसका सहायक नदी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए बी, ऑल आर करेक्ट। दिबांग नदी जिसे सिकांग और तालोन नदी भी कहा जाता है। देखिए अलग अलग जगह में अलग अलग नाम है।
ये का उद्गम अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में भारत चीन सीमा पर केया दर्रे, ये दर्रा याद रखेंगे फ्रेंड्स कहाँ पर होता है, के पास से होता है और यह पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कमेंग, कमेंग कहाँ होता है फ्रेंड्स, कमेंग नदी अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में पूर्वी हिमालय पहाड़ियों से उद्गमित यह नदी अरुणाचल प्रदेश में कमेंग के नाम से तथा असम में जिया बारेली, देखिए जिया बारेली और कमेंग दोनों एक ही नदी है, नाम अलग है, अरुणाचल प्रदेश और असम में से जानी जाती है और यह पूर्वोत्तर भारत में ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। तो ये भी सहायक नदी हो गई कमेंग। और सुबनसिरी तो है ही फ्रेंड्स, सुबनसिरी नदी का उद्गम तिब्बत के हिमालयी क्षेत्र से होता है। यह भारत में अरुणाचल प्रदेश से होती हुई दक्षिण में असम घाटी तक बहती है, जहां यह लखीमपुर जिले में ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती है। ये कहाँ मिलती है, लखीमपुर जिले में, असम में। इसे स्वर्ण नदी भी कहा जाता है और यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने बोला ये तो सुबनसिरी फेमस ही है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी के लिए। ब्रह्मपुत्र नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं, देखिए जयमोली, तीस्ता, धनसिरी, दिहांग, दिसांग, संकोश और लोहित। 1 2 3 4 5 6 7 और 3 हम लोगों ने पढ़ा, तो 10 टोटल 10 नदियां हैं जो मेन है और जो इनकी सहायक ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफपीआई जिसे हम लोग बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके बारे में बताना है। एफपीआई के तहत कोई व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे देश की कंपनी में निवेश के रूप में कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है अथवा उसे ऋण उपलब्ध कराता है। लोन के बारे में, भारत में विदेशी निवेशकों को एफपीआई के तहत किसी कंपनी में 15% तक के निवेश की अनुमति दी गई है। तीसरा है, एफपीआई का विनियमन केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो उपयुक्त कथनों में से देखिए फ्रेंड्स, कौन सा सही नहीं है हमें बताना है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1 2 और 3। तो देखिए फ्रेंड्स, जहाँ तक मुझे पता है, जो भी जितने भी मतलब इन्वेस्टमेंट के काम या फिर शेयर मार्केट का काम होता है वो तो सेबी देखता है, तो ये गलत हो गया। अब है जैसे मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, ये 15% है, तो ये 15% नहीं फ्रेंड्स, किसी भी कंपनी में एफपीआई करने का सिर्फ 10% ही परमिशन है, तो ये भी गलत हो गया। तो 2 और 3 आर करेक्ट, इनकरेक्ट, और हमसे इनकरेक्ट पूछा है। अब पहला देखते हैं, एफपीआई के तहत कोई व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे देश की कंपनी में निवेश के रूप में कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है। तो देखिए फ्रेंड्स, नाम से ही पता है एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो ये विदेश कंपनी ही होगी, तो ये बिल्कुल सही है। तो इस तरह से 1 करेक्ट है, तो 2 और 3 आर इनकरेक्ट, जो कि ऑप्शन हमारा बी है। देखिए 2 और 3 आर इनकरेक्ट, हमारा ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश, जिसे हम लोग एफपीआई बोलते हैं, के तहत कोई व्यक्ति या संस्था किसी दूसरे देश की कंपनी में निवेश के रूप में कंपनी के शेयर या बॉन्ड खरीदता है अथवा उसे ऋण उपलब्ध कराता है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत में विदेशी निवेशकों को एफपीआई के तहत किसी कंपनी में 10%, देखिए फ्रेंड, मैंने आप लोगों को बोला 15 नहीं है, ये 10% है, और ये माइनर सा जो सिचुएशन होता है उससे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो जब स्टेटमेंट वाइज पढ़ें तो प्लीज़ रिवाइज करें, और रिवाइज करने से ये इजी हो जाता है। डेटा याद करने की जरूरत नहीं होती है, रिविजन से वो आपको याद होते जाएंगे। तक के निवेश की अनुमति दी गई है, अतः कथन 2 सही नहीं है। और इकोनॉमिक्स लाइक का बूस्टर, इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत अच्छा है और वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो आप भी पढ़ेंगे, इंटरेस्ट आ जाएगा। इकोनॉमिक्स पढ़ना बहुत अच्छा होता है, हर चीज़ में आपको काम करेगा, हर चीज़ में हेल्प करेगा। चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हो, चाहे आप सिविल सर्विसेज के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर चीज़ से रिलेटेड होता है इकोनॉमिक फील्ड, तो प्लीज़ इस पर ध्यान जरूर दें। एफपीआई का भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, देखिए सेबी द्वारा किया जाता है, ना कि गृह मंत्रालय द्वारा, तो तीसरा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 4 1 लाइनर क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम, बहुत अभी न्यूज में था ये, की शुरुआत निम्नलिखित में से किन संस्थानों द्वारा संयुक्त तौर पर की गई। ये ज्यादा पुराना न्यूज नहीं है फ्रेंड्स, ये 2020 का ही है, आई थिंक मार्च या अप्रैल का न्यूज है। देखते हैं क्या है। ये कोच विकास कार्यक्रम किससे संबंधित, किसके द्वारा मतलब संयुक्त रूप से स्टार्ट किया गया है। भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण, भारतीय कुश्ती संघ और भारतीय तीरंदाजी संघ,
भारतीय बैडमिंटन संघ और भारतीय कुश्ती संघ, भारतीय तीरंदाजी संघ और भारतीय खेल प्राधिकरण। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय खेल प्राधिकरण तो बिल्कुल है और उसके साथ बैडमिंटन है, ना कि ये सब है। ओके, तो बैडमिंटन वाला है वो सही होगा। देखिए ए, भारतीय बैडमिंटन संघ, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया जिसे हम लोग BAI, और भारतीय खेल प्राधिकरण स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसे हम लोग SAI ने संयुक्त तौर पर, देखिए 20 अप्रैल 2020, मैंने बोला ये मार्च या अप्रैल का न्यूज़ है, देखिए 20 अप्रैल का न्यूज़ है, को मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। किसके अध्यक्षता या किसके कोचिंग में फ्रेंड्स? तो देखिए पुलेला गोपीचंद के नेतृत्व में ऑनलाइन विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यह कार्यक्रम 3 सप्ताह तक हफ्ते में 5 दिन चलेगा और इस दौरान संपूर्ण कोर्स को 39 विषयों में बांटा गया है। 3 सप्ताह 5 दिन हफ्ते में और 39 विषय मतलब सब्जेक्ट्स को बांटा गया है। इस ऑनलाइन कोच विकास कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षकों को, यानी कि जो ट्रेनर्स होते हैं, शीर्ष स्तर के कोचों से विस्तार से सीखने का मौका मिलेगा। मतलब जो प्रशिक्षक है, मान लीजिए जो किसी को सिखाते हैं, उनको भी सीखने की ज़रूरत होती है, तो उन प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए कोचों की आवश्यकता होगी और वो कोच यहाँ पर सीखने का मौका, कोचों से विस्तार से सीखने का मौका मिलेगा। और ये ए विकल्प सही होगा क्योंकि वो बैडमिंटन और मतलब BAI और SI के रूप में संयुक्त रूप से बनाया गया, स्टार्ट किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगरकर अनुसंधान संस्थान, अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है ARI यानी कि भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद जिसे हम लोग ICMR बोलते हैं के तहत एक अनुसंधान संस्थान है। इसकी स्थापना वर्ष 1946 में महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के रूप में की गई थी। ARI द्वारा हाल ही में कोविड-19 संक्रमण के लिए परीक्षण किट का विकास किया गया है। कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए फ्रेंड्स, फिर नेगेटिव स्टेटमेंट पूछ रहा है 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3, 1, 2 and 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ICMR तो बिल्कुल भी नहीं है, सॉरी ये ICMR नहीं है, ये जो महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर है ये बिल्कुल सही है। और ये तीसरा भी, अगर 2 मेरा सही है तो 2 वाला को हम हटा देते हैं, तो 2 वाले अगर हट गए तो A, B and D आपका हट जाएगा, बचेगा सिर्फ C। अगर आपको C नंबर ये पता भी नहीं है कि ARI द्वारा हाल ही में कोविड-19 का किट बनाया गया है, तो भी आप आंसर कर सकते हैं अगर आपको एक स्टेटमेंट सिर्फ पता हो तो, और ये पता होना चाहिए। 1946 में ये है बना है, तो देखिए ऑप्शन ये C, 1 and 3 आर नॉट करेक्ट। ARI भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग जिसे हम लोग DST यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, ना कि ICMR के द्वारा बनाया गया, ये DST के तहत बनाया गया है। वो भी ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है फ्रेंड्स, स्वायत्त संस्था, ऑटोनोमस बॉडी जिसे हम लोग बोलते हैं। इसकी स्थापना वर्ष देखिए 1946 में महाराष्ट्र एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस के रूप में की गई थी, ये बिल्कुल सही है। तीसरा है ARI द्वारा हाल ही में कोविड-19 संक्रमण के लिए परीक्षण किट का विकास नहीं किया गया है, तो ये गलत हो जाता है, तो तीसरा गलत हो गया। 1 और 3 आर नॉट करेक्ट। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड्स, अगर आपको इसके बारे में नहीं भी आता है तो आप थोड़ा सा ट्रिक लगाकर इसे आंसर कर सकते हैं। इसकी शुरुआत वर्ष 2004 में विश्व बैंक की सहायता से की गई थी। यह महामारी प्रवण रोगों के लिए एक राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली है। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। कौन सा कथन सही है? तो देखिए फ्रेंड्स, आई थिंक दे ऑल आर करेक्ट। 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 and 1, 2 and 3, ये ऑल आर करेक्ट है फ्रेंड्स। देखिए तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम IDSP बोलते हैं की शुरुआत देखिए वर्ष 2004 में विश्व बैंक की सहायता, ये बिल्कुल सही है। आप किसकी सहायता से बना है वो प्लीज याद रखें, विश्व बैंक की सहायता से की गई थी, अतः कथन 1 सही है। एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम IDSP महामारी प्रवण रोगों के लिए एक राष्ट्रव्यापी निगरानी प्रणाली है, ये बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य रोगों की प्रवृत्ति पर नजर रखने हेतु महामारी प्रवण
रोगों के लिए विकेंद्रीकृत प्रयोगशाला आधारित IT सक्षम रोग निगरानी प्रणाली को मजबूत करना तथा प्रशिक्षित रैपिड रिस्पांस टीम RRTs के माध्यम से शुरुआती चरण में प्रकोपों का पता लगाना एवं प्रतिक्रिया देना है। कथन दूसरा भी सही है। सारे चीज़ों के बारे में नज़र रखना, पता करना कहाँ क्या हो रहा है, कौन सा रिस्पांस सही है, इन सब के बारे में भी ये ध्यान रखता है IDSP। इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत संचालित किया जा रहा है। ये भी बिल्कुल सही है। हमारा 7 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भौगोलिक संकेतक यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। देखिए फ्रेंड्स, ये बार बार ये भी क्वेश्चंस आ रहे हैं GI टैग के बारे में, तो ये भी जो भी न्यूज़ में रहता है उससे हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। और इससे संबंधित राज्य, किस राज्य से ये रिलेटेड है? कंधमाल हल्दी उड़ीसा से, नागोतेरा हैंडीक्राफ्ट है ये मिजोरम का, काजी नींबू कृषि त्रिपुरा का। उपयुक्त में से कौन सा सुमेल सही है हमें बताना है। मैंने ये इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले भी बताया है और उसमें मैंने आंसर भी बताया था जो इसमें ऑप्शन है 1 and 3, 2, 1 and 2, 1। हमें बताना है कौन सा सही है। तो देखिए फ्रेंड्स, कंधमाल हल्दी उड़ीसा का है, ये बिल्कुल सही है। नागोतेरा ड्राफ्ट मिजोरम का है, ये भी सही है। ये जो है काजी नींबू, ये त्रिपुरा का नहीं है, ये असम का है। ये सेम क्वेश्चन है काजी नींबू पर, मैंने पहले के सेशन में भी बताया है। अगर आप लोग हमें फॉलो कर रहे हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करने में सक्षम हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन हो गया C 1 and 2, आंसर करेक्ट। देखिए C इज करेक्ट। GI टैग और संबंधित राज्य, कंधमाल हल्दी कृषि है ये उड़ीसा से, नागोतेरा हैंडीक्राफ्ट है ये मिजोरम का, ये इसमें मतलब डिजाइन्स बनाए जाते हैं। काजी नींबू ये कृषि है देखिए असम की, तो ये त्रिपुरा नहीं है, ये असम है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया STPI जिसे हम लोग बोलते हैं, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। STPI का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है, कि ये बात है। STPI की स्थापना वर्ष 2001 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी, कि ये बात है। STPI का उद्देश्य देश में सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना है। कौन सा कथन सही नहीं है हमें ये बताना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3 और 1, 2 और 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है इस STPI का उद्देश्य देश में सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना है, ये बिल्कुल सही है। तो अगर 3 वाले ऑप्शन जो भी हैं वो हम कट कर देंगे। थर्ड स्टेटमेंट 1, 2, 3 ये तीनों कट हो गए, बचा सिर्फ 1 and 2। अगर आपको यही पता है और ये दोनों में कंफ्यूजन भी है तो भी आप सही कर सकते हैं आंसर, क्योंकि हमसे नहीं पूछा गया था और हमारा एक ऑप्शन सही है बिल्कुल। देखिए इसका मुख्यालय बेंगलुरु नहीं है, नई दिल्ली है और STPI की स्थापना 2001 में नहीं की गई थी। तो आइए देखते हैं, वो काफ़ी पीछे का दे दिया है, 1991 में हुआ था। तो ये A मतलब 1 and 2 आर नॉट करेक्ट। STPI का मुख्यालय देखिए नई दिल्ली में स्थित है, कथन एक सही नहीं है उसमें। STPI की स्थापना देखिए 1991, वर्ष 1991 में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सही है फ्रेंड्स, ओके, लेकिन ईयर गलत है। एक स्वायत्त संस्था, ये भी ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में काम करती है और की गई थी इसकी स्थापना 1991 में, ना कि 2001 में। STPI का उद्देश्य देश में सॉफ्टवेयर के निर्यात को बढ़ावा देना है। सरकार की इस पहल के तहत सॉफ्टवेयर निर्यात से जुड़ी कंपनियों को वैधानिक सेवाएं, डेटा संचार सेवाएं, इंक्यूबेशन सुविधाएं, इंक्यूबेशन फैसिलिटीज, प्रशिक्षण और मूल्य वर्धित सेवाएं आदि की सुविधा प्रदान की जाती है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है और पहला और दूसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रति व्यक्ति 1000 घन मीटर से कम औसत वार्षिक जल उपलब्धता वाले क्षेत्रों में को जल प्रतिबल यानी कि वाटर स्ट्रेस्ड क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान में जल को राज्य सूची में रखा गया है। अब ये बात तो सबको पता होनी चाहिए फ्रेंड्स, जो हमारे शेड्यूल 7 में जो 3 लिस्ट दिए गए हैं उसमें किसमें क्या आते हैं, इतनी नॉलेज, और जो न्यूज़ में बार बार आते हैं जिनका यूज़ बार बार किया जाता है उसके बारे में तो याद होना बिल्कुल ज़रूरी है। वर्ष 2017 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय का केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के में विलय कर दिया गया। हमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, आज नेगेटिव क्वेश्चंस ज़्यादा है तो हम लोग इस पर ज़्यादा ध्यान देंगे।
केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। ये देखिए फ्रेंड्स, जो प्रति व्यक्ति है 1000 घन मीटर, अगर आपको ये पता है तो आप आराम से आंसर कर लेंगे, क्योंकि ये 1000 घन मीटर नहीं है, ये 1700 है, 1700 घन मीटर के औसत पर है। और अगर आपको ये पता है कि 1 नहीं होगा तो देखिए 1 इनकरेक्ट, 1 इनकरेक्ट, 1 इनकरेक्ट, इसका मतलब है सिर्फ एक ही हमारा सही दिख रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान में जल, वाटर को राज्य सूची में रखा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। ये स्टेट लिस्ट में आता है, और मैंने इसलिए आपको बोला कि हम लोगों को स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, ये तीनों अच्छे से पता होना चाहिए, और सारे याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो न्यूज़ में रहता है, जल विवाद है या फिर बाउंड्री विवाद है, इस तरह के बातों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, और वो किस लिस्ट में है वो हमें पता होना चाहिए। तो दूसरा अगर सही है फ्रेंड्स, तो 2 हमारा जो सही है वो देखिए इन दोनों में नज़र आ रहा है। तो दूसरा वाला जो ऑप्शन होगा वो तीनों में है, तो दूसरा वाला ऑप्शन अगर सही है, हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो हमारा सही ऑप्शन 2 है, तो 2 वाला हटा देंगे और बचेगा हमारा सिर्फ 1 और 3, और 1 मैंने बता चुका आपको कि ये गलत है। और थर्ड स्टेटमेंट जो है ये 2017 नहीं है फ्रेंड्स, ये 2019 है। तो आइए देखते हैं। देखिए सी है, 1 और 3 आर नॉट करेक्ट। जल प्रतिबल क्षेत्रों से आशय ऐसे क्षेत्रों से है जहां वार्षिक रूप से प्रति व्यक्ति जल की औसत उपलब्धता, देखिए 1700 घन मीटर से कम हो, ना कि 1000। यहाँ 1000 बोला है, वहाँ 1700 है। कथन एक सही नहीं है। भारतीय संविधान में जल को राज्य सूची में देखिए 17वीं प्रविष्टि किसमें है वो भी बताया गया है, के रूप में शामिल किया गया है। वर्ष 2019 में केंद्रीय जल संसाधन, देखिए 2019 है ना कि 2017। जल संसाधन मंत्रालय को का केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय में विलय कर दिया गया। इसके बारे में भी मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया है, जल शक्ति के बारे में। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे से लाइन अप हो जाइएगा फ्रेंड्स, और अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो फिर आपका पीटी यूपीएससी पीटी 2020 थोड़ा खतरे में है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की राष्ट्रीय सूची का एक डोमेन नहीं है फ्रेंड्स? याद रखेंगे, मैंने बोला आज नेगेटिव क्वेश्चन ज़्यादा है, नहीं है। जो हमारा अमूर्त सांस्कृतिक विरासत है उसकी राष्ट्रीय सूची का डोमेन इसमें से कौन सा एक नहीं है, हमें बताना है। प्रदर्शन कला, निगमित सामाजिक दायित्व, प्रकृति एवं ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान तथा अभ्यास, पारंपरिक शिल्प कौशल। अगर मैं आपकी जगह होती तो मुझे ये पता है ये होगा ही होगा, क्योंकि ये सांस्कृतिक बात है, तो प्रदर्शन कला उसमें शामिल होगा, ये कौशल भी शामिल होगा। अगर मुझे कन्फ्यूजन होगा तो सिर्फ इसमें और इसमें, मतलब बी और सी में। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रकृति एवं ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान तथा अभ्यास, तो ये अभ्यास की बात कर रहा है, प्रकृति की बात कर रहा है, तो ये भी सही हो जाता है। इसमें निगमित सामाजिक दायित्व, इसका कोई काम नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। ये डोमेन नहीं है हमारे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की। ओके, तो बी इज नॉट करेक्ट। देखिए बी इज नॉट करेक्ट। हाल ही में संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इनटैंजिबल कल्चर हेरिटेज ICH, ये भी हमारे जो ईयर बुक, गवर्नमेंट ईयर बुक जो रिलीज होती है एवरी ईयर, उसमें इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया जाता है, तो आप प्लीज़ वहाँ से भी इसे कवर कर सकते हैं। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत ICH की राष्ट्रीय सूची का उद्देश्य भारतीय अमूर्त विरासत में निहित भारतीय संस्कृति की विविधता को नई पहचान प्रदान करना है। जो बोला जाता है भारत में भारत विविधता के लिए ही फेमस है, तो उसी की पहचान की ये बात करता है। हर एक स्टेट में भी अलग अलग तरह के कल्चर पाए जाते हैं, अलग अलग डोमेन पाए जाते हैं, अलग अलग बोलियां पाई जाती हैं, मतलब डाइवर्सिफिकेशन बहुत है। ये उसी की बात यहाँ पे सांस्कृतिक रूप से कर रहा है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए यूनेस्को ने 2003 में के कन्वेंशन का अनुसरण करते हुए एक संस्कृति मंत्रालय ने इस सूची को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को प्रकट करने वाले 5 व्यापक डोमेन में वर्गीकृत किया है। किसने किया है फ्रेंड्स? यूनेस्को ने 2003 में किया है ये काम, जिसमें 5 डोमेन आते हैं। देखिए क्या क्या है। अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के एक वाहक के रूप में भाषा सहित मौखिक परंपराएं और
अभिव्यक्ति, पहला हो गया। इसमें भाषा भी एक वाहक के रूप में, मतलब भाषा बताना है, मौखिक परंपराएं का जो मौखिक परंपराओं को मतलब प्रेजेंट कर सके, अभिव्यक्ति उसकी बता सके। प्रदर्शन कला देखिए ऑप्शन में था हमारे, सामाजिक प्रथाएं, अनुष्ठान और उत्सव है, ना कि सामाजिक दायित्व है। देखिए फ्रेंड्स याद रखेंगे, उत्सव है ना कि लाइबिलिटी मतलब दायित्व। प्रकृति एवं ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान तथा अभ्यास, पारंपरिक शिल्प कौशल। ओके फ्रेंड्स, तो ये 5 डोमेन है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये यूनेस्को ने 2003 के कन्वेंशन में बताया है कि इन 5 के आधार पर डोमेन, ये 5 डोमेन दिए गए हैं और वर्गीकृत किया गया है। तो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अभयारण्य और राज्य। देखिए फ्रेंड्स, अगेन एंड अगेन वाइल्ड लाइफ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं और आप प्लीज़ इसको याद रखें। मैं बार बार हर सेशन में आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आप ज़रूर पढ़ लें कि कौन सा स्टेट में कौन सा रिजर्व है या कौन सा वन्य जीव अभयारण्य है या नेशनल पार्क एंड ऑल दैट, जो भी है, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ, ज़रूर पढ़ लें। हर स्टेट में आपको मिल ही जाएंगे और उसमें कुछ होते हैं जो हमेशा न्यूज़ में आते हैं, जो फेमस है किसी खास जानवर के लिए, पक्षी के लिए, तो वो आपको पढ़ना ज़रूरी है। और उसकी IUCN की कैटेगरी किस लिस्ट में है वो, इस तरह के 3-4 चीज़ करना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। देखिए, अभयारण्य और राज्य, बांदीपुर टाइगर रिजर्व केरल, वायनाड वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक, पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश। कौन सा सही है हमें बताना है। केवल 1, केवल 3, 1 और 3, केवल 2। देखिए फ्रेंड्स, मैं बार बार बता चुकी हूँ, ये बांदीपुर रिजर्व ये कर्नाटक में है ना कि केरल में है, और ये वायनाड ये केरल में है ना कि बांदीपुर में है, और ये पक्के ये बिल्कुल सही है। तो हमारा 3 स्टेटमेंट जो कि ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए बी है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में मैसूर ऊटी राजमार्ग पर पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के बीच स्थित है। यह उत्तर में काबिनी नदी और दक्षिण में मोयार नदी में से घिरा हुआ है। नुगु नदी इस पार्क से होकर गुजरती है। देखिए, इस नदी के बारे में अगर पूछता नहीं है बट स्टेटमेंट वाइज अगर दे दे तो आपको याद रहना चाहिए कि यहाँ से कौन सी नदी गुजरती है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत 1973 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। ठीक है, अतः यह युग्म 1 सही नहीं है क्योंकि वहाँ केरल लिखा है। वायनाड वन्य जीव अभयारण्य केरल राज्य के वायनाड जिले में अवस्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1973 में की गई थी। वायनाड वन्यजीव अभयारण्य, मुदुमलाई वन्यजीव अभयारण्य, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्ती राष्ट्रीय उद्यान और शांत घाटी के साथ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ये सब किसके हिस्से हैं फ्रेंड्स? नीलगिरी बायोस्फीयर का। ठीक है, तो दूसरा भी हमारा गलत हो जाता है। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अभी न्यूज़ में है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ आप इसको ध्यान में रखेंगे कि ये क्यों न्यूज़ में है। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में अवस्थित है। इसे पखुई टाइगर रिजर्व भी कहा जाता है। इस टाइगर रिजर्व को वर्ष 2016 में हॉर्नबिल नेस्ट अडॉप्शन प्रोग्राम के लिए इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड, देखिए इंडिया बायोडायवर्सिटी अवार्ड दिया गया था 2016 में पक्के टाइगर रिजर्व को। यह पुरस्कार इसे संकटग्रस्त प्रजातियों के संरक्षण के लिए, मतलब इंडेंजर्ड जोन में जो है स्पीसीज, उनकी देखभाल के लिए उस श्रेणी में दिया गया था। ओके, तो तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिमेरे सुरुस सालाजार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई सांपों की एक नई प्रजाति है। इसका वैज्ञानिक नाम त्रिमेरे सुरुस सालाजार स्लाइथेरिन के नाम से प्रेरित है। सालाजार स्लेथेरिन का उल्लेख J.K. राउलिंग के लेखन पर आधारित हैरी पॉटर मूवी सीरीज में किया गया है। कौन सा कथन सही है हमें बताना है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 और 1, 2, 3, मतलब उपरोक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, ये तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये एक सांप की प्रजाति है, इसका नाम साइंटिफिक नाम ये है सालाजार स्लेथेरिन, और ये J.K. राउलिंग के लेखन पर आधारित है, ये भी सही है।
देखिए ये ट्री और आर करेक्ट। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में खोजी गई त्रिमेरेसुरुस सालाजार सांपों की एक नई प्रजाति है। यह एक प्रकार का ग्रीन पिट वाइपर है जो ट्राइमेरासुरस लेसे पड़े देखिए वर्ग से संबंधित है। किस वर्ग से किस संबंधित है वो भी याद रखेंगे हम लोग। ट्राइमेरासुरस लेसे पड़े, ठीक है। इसका वैज्ञानिक नाम त्रिमेरेसुरस सालाजार स्लेथेरिन के नाम से प्रेरित है, जो हॉलीवुड की प्रसिद्ध मूवी सीरीज हैरी पॉटर में एक पात्र है। ओके फ्रेंड्स, ये सब हैरी पॉटर तो सभी ने देखा होगा, उसी से संबंधित है। अगर आपको याद ना भी हो तो आप अगर इस मूवी को देखेंगे तो ये नाम आपको याद आ सकता है। सालाजार स्लेथेरिन के J.K. राउलिंग की काल्पनिक हॉगवर्ड्स स्कूल ऑफ विचक्राफ्ट एंड विजार्डी, यानी देखिए हॉगवर्ड स्कूल ऑफ विचगार्ड एंड विजार्डी के सह संस्थापक थे, जिसे हैरी पॉटर मूवी सीरीज के माध्यम से दुनिया के सामने प्रदर्शित किया गया था। तो तीसरा सही है, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है, यूरोपीय संघ और ब्रेक्जिट बहुत न्यूज में रहा था फ्रेंड्स। संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोपीय संघ EU की स्थापना वर्ष 1945 में की गई थी। आपको सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये कब स्थापित हुआ था। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है और हमेशा न्यूज में रहता है, तो ये याद होना बहुत जरूरी है। एज अ सिविल सर्वेंट स्टूडेंट 31 जनवरी 2020 को ब्रेक्जिट संपन्न होने के बाद ब्रिटेन यूरोपीय संघ के एकल बाजार सिंगल मार्केट से और यूरोपीय संसद से भी अलग हो गया है। तो ये बात है। तीसरा स्टेटमेंट है, यूरोपीय संघ की स्थापना के बाद ब्रिटेन इस संघ से अलग होने वाला पहला सदस्य देश है। कौन सा कथन सही नहीं है? 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बोला अभी कि आपको पता होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई है। ये 1945 में तो बिल्कुल भी नहीं हुई है, ये 1990 के बाद हुई है। 1993 में इसकी स्थापना हुई। ओके, अब ये 31 जनवरी 2020 को ब्रेक्जिट संपन्न हुआ, तो ब्रिटेन यूरोपीय संघ के एकल बाजार से बाहर हो गया। ये बात सही है, लेकिन अभी वो बना रहेगा 31 दिसंबर 2020 तक। इसके तुरंत बाद ये हटा नहीं है। ओके, संपन्न होने के बाद ब्रिटेन यूरोपीय संघ के एकल बाजार ऑर्गेनाइजेशन से अलग हो गया, नहीं अभी नहीं हुआ है। 31 दिसंबर 2020 तक रहेगा, उसके बाद अलग हो जाएगा। तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा बचा केवल 3, और ये जो है संघ से अलग होने वाला पहला देश है, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा हो जाएगा 1 और 2 आर इनकरेक्ट। देखिए 1 और 2 आर इनकरेक्ट। यूरोपीय संघ यूरोपियन यूनियन की स्थापना देखिए वर्ष 1993 में की गई थी, अतः एक सही नहीं है। 31 जनवरी 2020 को ब्रेक्जिट संपन्न होने के बाद यूरोपीय संसद से अलग होने के बावजूद ब्रिटेन पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रांजिशन पीरियड, देखिए पोस्ट ब्रेक्जिट ट्रांजिशन पीरियड के तहत 31 दिसंबर 2020 तक यूरोपीय संघ के एकल बाजार सिंगल मार्केट में बना रहेगा, अतः कथन दूसरा सही नहीं है। वर्ष 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना के बाद ब्रिटेन इस संघ से अलग होने वाला पहला सदस्य देश है, ये बिल्कुल सही है। और ये न्यूज में बहुत था फ्रेंड, तो इसके बारे में पता होना भी जरूरी है, ब्रेक्जिट के बारे में। क्वेश्चन नंबर 14, इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस पर एक बात है फ्रेंड्स कि अभी जिस तरह से कोविड-19 न्यूज में रहा है, तो जाहिर सी बात है वैक्सीन के बारे में या फिर बीमारियों के बारे में, ये डिसीज कब हुआ या इसका फैलाव कितने दिन तक रहा, कब तक ये चला नहीं चला, इस टाइप के क्वेश्चंस, तो वैक्सीन और ये सब से रिलेटेड प्लीज़ जो भी न्यूज़ में आए हैं या फिर जो रिसेंटली बीमारी गुजरी है उसके बारे में प्लीज़ आप जानकारी हासिल कर लें, क्योंकि क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है। जैसा कि हम लोगों ने फ्रेम किया है क्वेश्चन, हो सके इससे और भी हटके हो, लेकिन कोशिश की जा रही है कि आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएं आप यहाँ पे। तो फिर भी आप खुद से भी सर्च करके ज़रूर पढ़ें वैक्सीन के बारे में। इस तकनीक के तहत वायरस की प्रजनन क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है। इस तकनीकी का प्रयोग विश्व में पहली बार कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने में किया जाएगा। इस वैक्सीन में विषाणुओं के मत होने के कारण इसके मानव शरीर में प्रवेश होने से प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है।
तो कौन सा कथन सही नहीं है हमें वो बताना है। 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको ट्रिक्स बताए पहले भी कि जैसे केवल या पूरा फुल हो गया या पहली बार केवल इसी में, तो इस तरह के ऑप्शंस थोड़े से गलत होते हैं, तो ये भी गलत है। ये पहली बार नहीं है, इससे पहले पोलियो आई थिंक पोलियो के लिए भी ये यूज़ किया जा चुका है ये वैक्सीन का, तो ये गलत हो गया। इनएक्टिवेटेड वायरस वैक्सीन के लिए पहली बार ये नहीं है, और इससे पहले एटलीस्ट पोलियो के लिए तो हो चुका है, तो पहली बार नहीं है। और तीसरा है जो ये भी गलत है, ये जो नष्ट कर दिया जाता है ये सही है। तो हमारा 2 and 3 आर इनकरेक्ट। देखिए बी ऑप्शन है, इस प्रक्रिया में पहले बड़ी संख्या में विषाणुओं का संवर्धन किया जाता है, फिर उनकी प्रजनन क्षमता को नष्ट कर दिया जाता है। तो पहली बात बिल्कुल सही है। इससे पहले देखिए मैंने बोला पोलियो के लिए एटलीस्ट तो है, और रेबीज के लिए इनएक्टिवेटेड वैक्सीन का निर्माण विकास इसी प्रकार किया गया था, तो दूसरा सही नहीं है। इस वैक्सीन के मानव शरीर में प्रवेश होने से प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा एंटीबॉडीज देखिए का उत्सर्जन किया जाता है, उसमें लिखा है नहीं किया जाता है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा 1 सही है और 2 and 3 इनकरेक्ट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध की शुरुआत वर्ष 1970 में हुई थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है। AI मशीन जिसे हम लोग बोलते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जनक जॉन मैकार्थी हैं। कौन सा कथन सही है हमें बताना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपरोक्त सभी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पहले भी मैंने ये क्वेश्चन कराया है आपको, आप अगर ध्यान दिए होंगे तो ये 1970 नहीं है, ये 1950 है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन नहीं था, लेकिन AI पर करवाया था, तो उसमें मैंने बताया था कि 1950 में इसकी शुरुआत हुई थी, ना कि 1970 में। तो अगर 1 ऑप्शन गलत हो जाता है तो 1 A कट जाता है, 3 C कट जाता है एंड D भी कट जाता है, तो हमारा बचा केवल B। अगर आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं, ये जॉन मैकार्थी है या नहीं है ये नहीं पता है, तो भी आप इसका आंसर कर सकते हैं, बट कुछ बेसिक तो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। देखिए B है, क्योंकि A इज़ नॉट करेक्ट। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध की शुरुआत देखिए 1950 के दशक में हुई थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित बौद्धिक क्षमता, तो एक सही नहीं है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर विज्ञान की वह शाखा है जो कंप्यूटर के इंसानों की तरह व्यवहार करने की धारणा पर आधारित है। मतलब जिस तरह से आप प्रोग्रामिंग फिट करेंगे वो उसी तरह से काम करेगा, क्योंकि वो मशीन है। यह मशीनों के सोचने, समझने, सीखने, समस्या हल करने और निर्णय लेने जैसी संज्ञानात्मक कार्यों को करने की क्षमता को सूचित करता है, तो दूसरा सही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक जॉन मैकार्थी हैं, यह भी बिल्कुल सही है। तो 2 and 3 आर करेक्ट। त्रिशूर पूरम उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह दक्षिण भारत के 3 राज्यों केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। दूसरा, इस उत्सव को केरल में सभी उत्सवों की मां के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस उत्सव को कोचीन के महाराजा राजा राम वर्मा ने शुरू कराया था। कौन सा कथन सही है हमें बताना है। केवल 1, 2, केवल 2, 3, 1 और 3, उपरोक्त सभी। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा ट्रिक है इसमें, आप क्वेश्चन यही सॉल्व कर सकते हैं। कोचीन कहाँ है? केरल में। यहाँ पर बोला जा रहा है उत्सव को केरल के सभी उत्सवों की माँ कहा जाता है, तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया यहाँ पे? केरल। ये भी कोचीन है जो केरल में है। तो यहाँ पर जो 3 राज्य बोले हैं उसमें से ये आप इसको कट कर सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ केरल में है, केरल की बात ही कर रहा है। बाकी 2 ऑप्शंस को देखकर, सोचकर, थोड़ा समझकर, तो ये केरल में है फ्रेंड्स, ना कि बाकी 2 राज्यों में। तो पहला गलत हो जाता है, हमें सही स्टेटमेंट बताना है। तो 2 and 3 आर करेक्ट। देखिए 2 and 3 आर करेक्ट। देखिए बी ऑप्शन इज करेक्ट। ट्रिक से भी आप क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। बुक का सॉल्यूशन कहीं नहीं है फ्रेंड्स, आपको बुक्स पढ़ने ही होंगे। बेसिक नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। त्रिशूर पूरम भारत के केरल राज्य में आयोजित किए जाने वाला एक वार्षिक हिंदू त्योहार है। देखिए केरल राज्य में इसे प्रत्येक वर्ष त्रिशूर के वडक्कुनाथन मंदिर, देखिए याद रखेंगे, में पूरम दिन, मतलब महीना जो भी देखिए यहाँ पर मलयालम कैलेंडर के अनुसार पूरम वह दिन होता है जब मेडम महीने में चंद्रमा पूरम तारे के साथ उदय होता है। यहाँ सिचुएशन बताई गई है कि पूरम दिन क्या होता है।
पर आधारित आयोजित किया जाता है। तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि इसमें 3 राज्य होंगे, सिर्फ एक है। त्रिशूर पूरम को केरल में सभी उत्सवों की माँ यानी कि मदर ऑफ ऑल फेस्टिवल्स के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस अवसर पर त्रिशूर के मुख्य मंदिरों जैसे परमेकाऊ देवी मंदिर और तिरुवनबादी श्री कृष्ण मंदिर में भगवान शिव के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करनी होती है। तो दूसरा भी सही है। तीसरा है त्रिशूर पूरम उत्सव के लिए राजा राम वर्मा का योगदान उल्लेखनीय है, जो कोचीन के महाराजा कब से कब तक थे, 1790 to 1805, 15 ईयर्स तक थे और सक्थान थामपुरन के नाम से मशहूर थे। इनका एक और नाम था सक्थान थामपुरन। त्रिशूर पूरम की शुरुआत से पहले केरल में सबसे बड़ा मंदिर उत्सव अरट्टू पूजा में आयोजित एक दिवसीय उत्सव था, जिसे अरट्टू पूजा पूरम के नाम से जाना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, केरल में सबसे पहले जो ये त्रिशूर पूरम होता है, इससे पहले क्या था, अरट्टू पूजा पूरम। तो ये भी याद रखेंगे, स्टेटमेंट वाइज पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में खाद्यान्न उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2015-16 से खाद्यान्न उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा है, भारत में लगभग 385 मिलियन टन खाद्यान्नों का उत्पादन होता है। तीसरा है, मात्रात्मक दृष्टि से खाद्यान्न उत्पादन में चावल का योगदान सर्वाधिक है। तो हमें बताना है कौन सा सही नहीं है। केवल 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये ईयर दिए हुए हैं, लगभग इतना उत्पादन होता है। खाद्यान्न दृष्टि से चावल का योगदान, तो अगर हमें पता है कि चावल का योगदान सबसे ज़्यादा होता है, भारत में चावल उत्पादन वैसे भी अधिक किया जाता है, तो हम इस तरह से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो अगर 3 सही है हमारा, तो 3 वाले ऑप्शंस कट जाएंगे, क्योंकि हमें तो गलत बताना है। तो 1 और 2 आर इनकरेक्ट। ये 2015-16 का नहीं है फ्रेंड्स, 18-19 का है। भारत में लगभग 385 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन होता है। तो ये थोड़ा सा डेटा गलत है। ओके, आइए देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन देखिए, ए है। माउस कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम करता है कभी। उपयुक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि 2018-19 में खाद्यान्न उत्पादन में कमी हुई है, ना कि 385 है, 285। ओके फ्रेंड्स, देखिए मिलियन टन में उत्पादन, कुल अनाज उत्पादन यहाँ पर वर्ष 2018-19 है, और ये देखिए कुल अनाज उत्पादन कितना है फ्रेंड्स, 285। और इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, चावल 116.48, फिर गेहूं है 103.60 और दाल है 22.08। ओके, तो अनाज कुल उत्पादन का लगभग 250.1 मिलियन टन है। अतः दूसरा कथन सही नहीं है। खाद्यान्न उत्पादन में चावल का योगदान सर्वाधिक है, ये बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 8, यूएस डॉलर सूचकांक USDX के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन फ्रेंड्स। इस सूचकांक, थोड़ा सा मिसटाइप हो गया है यहाँ पे, ये सूचकांक है इंडेक्स में विदेशी मुद्राओं के बास्केट के आधार पर अमेरिकी डॉलर का मूल्य निर्धारित किया जाता है। क्या ये बात है? इसकी गणना विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दरों के आधार पर किया जाता है। यह यूरो मुद्रा इस सूचकांक का सबसे बड़ा घटक है। कौन सा कथन सही है हमें बताना है। तो 1 2 2 3 1 3 एंड 1 2 एंड 3। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो बास्केट का बात किया गया है बिल्कुल सही है। इसमें 6 मुद्राएं हैं, बिल्कुल सही है। ये यूरो सबसे बड़ा है, ये भी सही है। तो ऑल आर करेक्ट। मोर देन 50% यूरो का कंट्रीब्यूशन रहता है फ्रेंड्स, इसीलिए ये सबसे बड़ा घटक है। ये देखिए डी बिल्कुल सही है। यूएस डॉलर सूचकांक, यूएस डॉलर इंडेक्स, जिसे हम लोग USDX में विदेशी मुद्राओं के एक समूह या बास्केट के आधार पर अमेरिकी डॉलर मूल्य निर्धारित किया जाता है। कथन 1 सही है। इस सूचकांक की गणना वर्तमान में विश्व की देखिए 6 प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दरों पर के आधार पर की जाती है, जिसमें देखिए यूरो, जापानी येन, कनाडाई डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, स्वीडिश क्रोन लिखा है तथा स्विस फ्रैंक शामिल है। जैसे देखिए ये क्रोन है, क्रोना के तरह इसका स्पेलिंग होगा। ये यूरो मुद्रा देखिए, यूरो मैंने बोला 50%, ये देखिए आप डायग्राम 50% है, फिर 13% येन है, 11 पॉइंट पाउंड स्टर्लिंग है, 9.1 कैट डॉलर है, फिर कैनेडियन डॉलर,
4.2% है स्वीडिश क्रोना और स्विस फ्रैंक है 3.6%। ये 6 मुद्राओं के बारे में बात कर रहा है। यूरो मुद्रा इस सूचकांक का सबसे बड़ा घटक है, अर्थात 3 भी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंसेज CENS के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी स्थापना वर्ष 2003 में भारत सरकार द्वारा एक स्वायत्त शोध संस्थान की गई थी के रूप में की गई थी। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र नई दिल्ली में स्थित है। वर्ष 2014 में इसका नाम बदलकर नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र कर दिया गया। यह संस्थान सेमीकंडक्टर, नैनो स्ट्रक्चर और हाइब्रिड मटेरियल्स पर शोध करता है। कौन सा कथन सही नहीं है हमें बताना है। केवल एक और दो, 1 2 3 और 1 2 3 4। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो है 2003 ये बिल्कुल नहीं है, तो 1 वाले ऑप्शन 1 सब में है। अच्छा कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। नई दिल्ली में है, ये भी गलत है। बेंगलुरु में है ये, तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। तो 1 और 2 है इसमें, नेक्स्ट में भी है। अच्छा ठीक है। 2014 में इसका नाम बदलकर नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान रखा गया, ये बिल्कुल सही है। और ये सेमीकंडक्टर का शोध करता है, ये भी सही है। तो मेरा 1 और 2 आर इन करेक्ट, मतलब ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी, नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र की स्थापना वर्ष 1991 में, देखिए ना कि 2003 में, 1991 में सेंटर फॉर लिक्विड क्रिस्टल रिसर्च नामक वैज्ञानिक संस्थान के रूप में प्रख्यात तरल क्रिस्टल प्रोफेसर S चंद्रशेखर द्वारा की गई थी। ये भी याद रखेंगे कि कहाँ, किस सेंटर, मतलब किसने रिसर्च किया और किस इंस्टीट्यूट में रिसर्च हुआ है और किसने रिसर्च किया है, ये बात हम लोग याद रखेंगे। नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु में स्थित है, अतः दूसरा कथन सही नहीं है। वर्ष 2014 में इसके कार्य क्षेत्र में वृद्धि की गई तथा इसका नाम बदलकर नैनो एवं मृदु पदार्थ विज्ञान केंद्र कर दिया गया, ये बिल्कुल सही है। चौथा लास्ट ऑप्शन, इस संस्थान के शोध क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की धातु, सेमीकंडक्टर, नैनो स्ट्रक्चर, तरल क्रिस्टल, जेल, झिल्लियां यानी कि मेम्ब्रेन्सेस और हाइब्रिड मटेरियल आदि प्रमुख हैं, ये बिल्कुल सही है। 3rd and 4 आर करेक्ट, 1 और 2 आर इनकरेक्ट। देखिए ये बेंगलुरु में है, ना कि नई दिल्ली में। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 20, नागरिक सुरक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगेन ये थोड़ा आपके तर्क पर निर्भर करता है, देखते हैं। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 और संबंधित नियमों एवं विनियमों के तहत कार्य करते हैं। नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य युद्ध और आपातकालीन स्थितियों के दौरान आंतरिक क्षेत्रों की रक्षा करना है। तीसरा, केंद्र सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा हेतु उत्तर पूर्वी राज्यों असम को छोड़कर के लिए कुल वार्षिक व्यय 25% आर्थिक सहायता दी जाती है। कौन सा कथन सही है हमें बताना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, केवल 1 2 एंड 3 और। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 1968 है अधिनियम, ये बिल्कुल सही है। ये आपातकालीन स्थिति के लिए बनाया गया, बिल्कुल सही है, आंतरिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए। और ये जो है उत्तर पूर्वी भारत मतलब राज्यों के लिए, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए ये 25% नहीं है, ये 50% है वहाँ असम को छोड़कर। और बाकी राज्यों के लिए जिसमें असम भी आएगा उसमें 25% है, तो ये गलत हो जाता है। थोड़ा सा ट्रिक है क्योंकि हमें ये पता है कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को हर चीज़ में थोड़ा ज़्यादा लाभ मिलता है, वो पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ डेवलपमेंट कम हुआ है, तो इस वजह से वहाँ हर चीज़ में लाभ ज़्यादा मिलता है। तो ये 25% ना होकर वहाँ पे 50% है और बाकी स्टेट्स में 25% हो गया। तो हमारा 3 गलत हो जाता है, 3 गलत हो जाता है, तो मेरा बचा 1 और 2, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए ए इज करेक्ट। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवक नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1968 और संबंधित नियमों एवं विनियमों के तहत कार्य करते हैं, यह बिल्कुल सही है। नागरिक सुरक्षा का उद्देश्य युद्ध और आपातकालीन स्थितियों के दौरान आंतरिक
क्षेत्रों की रक्षा करना, सशस्त्र बलों की सहायता करना, नागरिकों को लामबंद करना और प्रशासन में की मदद करना, साथ ही परमाणु हथियार, जैविक और रासायनिक युद्ध तथा प्राकृतिक मानव निर्मित आपदाओं के दौरान लोगों की रक्षा करना है। तो ये भी सही है। केंद्र सरकार द्वारा नागरिक सुरक्षा यानी कि देखिए सिविल डिफेंस हेतु उत्तर पूर्व राज्यों असम को छोड़कर के लिए कुल वार्षिक व्यय का 50%, देखिए फ्रेंड्स मैंने बोला 50%, तथा अन्य राज्यों जिसमें असम को भी शामिल किया जाता है उसका कितना है 25% आर्थिक सहायता दी जाती है। तो हमारा 3 गलत हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन 1 एंड 2 स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, जो कि ऑप्शन ए में है। तो हमारा ये आज का सेशन था फ्रेंड्स। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। हाँ, आपके लिए इसी तरह के अच्छे सेशंस लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।